हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है ना पेपर डिस्कस करने आए हैं ऑनलाइन वाला जो 5 मई को आज हुआ है। उसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी वाला सेशन, और हम लोग करेंगे 1 से 50 तक। इसके आगे का डिस्कशन आपको केशव सर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। और कोई भी सेशन हम शुरू करते हैं तो सिंह सर की मुहिम के साथ करते ही हैं। और आपको पता है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसके तहत हम आगे चलते हैं और हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि भाई लिखा हुआ है कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट में आपके पास क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है कि भाई स्टेटमेंट 1, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। मतलब ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सेल को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे तो उसका पानी, आपका उसका फ्लूइड जो होगा वो ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा, मतलब ज्यादा सॉल्यूट की तरफ। ठीक है, क्योंकि वाटर का मूवमेंट हाइपो टू हाइपर होता है, आपको ये बात पता है। लेकिन अगर एक बार प्लाज्मोलिसिस हो गई तो ऐसा नहीं है कि दोबारा डी प्लाज्मोलिसिस नहीं हो सकती। आप उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दो तो वही आपको क्या होगा, पानी हाइपो से हाइपर मतलब सेल की तरफ चला जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका यूजुअली रिवर्सिबल होता है, ये बात सही है। फिर लिखा हुआ है इम्बाइबिशन इज अ डिफ्यूजन इज ऑल्सो डिफ्यूजन। फिर लिखा हुआ है सिंस वाटर मूवमेंट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बस भाई साहब यहां पर बात गलत है कि भाई अगर वो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस होता है और यहां पर जो मूवमेंट होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ना कि अगेंस्ट। तो यहां पर ये वाली बात गलत है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मेरे हिसाब से आंसर यहां पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 102 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फिर से देखिएगा आप। लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। भाई माइकोराइजा की जरूरत क्यों है? क्योंकि फंजाई आपके पास यहां पर एसोसिएशन में होता है हायर रूट्स की फंजाई में। आपको पता है हायर रूट्स और फंजाई जो जिसका जीनस ग्लोमस होता है उसके साथ इसका एसोसिएशन होता है, और आपको ये फंजाई प्रोटेक्शन तो देती देती मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती। तो बिना इसके ये इस्टेब्लिशमेंट होना थोड़ा सा दिक्कत में आता है, मतलब हम कह सकते हैं नहीं ही हो सकता है। तो ये बात सही है। फिर लिखा हुआ है द कोहेजन एंड एडिशन आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये बात गलत है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ये केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, कैसी होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वाली बात गलत हो गई। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है और दूसरा गलत है। फिर से आंसर आपके पास सेकंड होगा। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए 103 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। फिर से स्टेटमेंट है आपके पास, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2। भैया ट्रांसपोर्ट, गैसों के ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम के तौर पर ब्लड की जरूरत होती है। फिर हमने आपसे कहा होगा कि भाई अगर आपको यह बात पता है कि भाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 97% आपका आरबीसी के जरिए होता है, 3% डिजोल्व स्टेट में जाता है प्लाज्मा में। आपको पता है कि भाई CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, 20 से 25% की बात करी जाए तो आपके आरबीसी के जरिए, और 7% आपका डिजोल्व होकर। चाहे वो ये किसी भी रीजन से बता रहे हो, लेकिन ये है तो पार्ट ऑफ द ब्लड। तो 100% रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट आपका ब्लड से होता है, वही बात कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा मायोग्लोबिन इज द रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। यहां पर आरबीसी की बात, यहां पर मायोग्लोबिन नहीं होगा, यहां पर आपका हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। फिर से पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, और फिर से मुझे सेकंड आंसर लग रहा है। क्या मिल रहा है, सेकंड आंसर। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए, फिर से पढ़िए आपका क्या लिखा हुआ है। दो स्टेटमेंट फिर से दिए गए। लिखा हुआ कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट इन आरबीसी एट वेरी लो कंसंट्रेशन। भाई साहब गलत हो गया, वेरी लो कंसंट्रेशन नहीं, यहां तो हाई कंसंट्रेशन में होता है, गलत बात। फिर लिखा कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट इन प्लाज्मा एट वेरी हाई कंसंट्रेशन, नहीं, यहां पर वेरी हाई लिख दिया, ये वाली बात भी गलत हो गई, क्योंकि यहां पर प्लाज्मा में तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है माइन्यूट अमाउंट में पाया जाता है, ज्यादातर अमाउंट में आपका आरबीसी के अंदर पाया जाता है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और मेरे हिसाब से आंसर यहां पर फर्स्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास है 105, अनदर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फिर आपसे क्या लिख रहा है देखो,
आपका लिख रहा है यहां पर हाँ, यहां पर देखो लिखा हुआ है कि भाई द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। बिल्कुल बात सही है कि ऑक्सीजन का रोल नहीं है। जब भी कभी भी अगर देखा जाता है तो हम लोगों के पास रिसेप्टर्स जो भी प्रेजेंट है वो H+ आयन कंसंट्रेशन और CO2 को मतलब जो है ना माप पाते हैं। आपका ऑक्सीजन का रोल उसमें इनसिग्निफिकेंट है, ये बात सही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, ये बात भी सही है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है आपको, ये एकदम से नहीं होता, मतलब धीरे धीरे क्रॉनिक डिसऑर्डर है। यहां पर ऑब्स्ट्रक्टरी हम कह सकते हैं लंग्स डिसऑर्डर है आपका, यहां पर लंग डैमेज भी होंगे और आपको कैंसर भी हो सकता है। एम्फाइसीमा से रिलेटेड, एम्फाइसीमा से रिलेटेड आपको बायोटेक में एक केमिकल मिला होगा, बताओ उसका नाम क्या आपको याद है, बोलो। उसका नाम होगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे याद करूं कि ये दोनों बातें सही है और दोनों बातें सही हैं तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है 105 के बाद 106, अनदर क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट। अब देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एड्रिनल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, एक है एड्रिनल मेडुला और दूसरा है एड्रिनल कॉर्टेक्स। बिल्कुल बात सही है, अंदर की तरफ मेडुला और बाहर की तरफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वाला पार्ट आपका स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करेगा जिसे हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और मेडुला वाला जो आपका हार्मोन होता है वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जिसे हम कैटेकोलामाइन, जिसमें हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की बात करते हैं। दोनों बातें सही हैं, मतलब हम कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज 2 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये वाली बात यहां पर गलत, 2 पेयर नहीं 1 पेयर होता है और आपके किडनी के ऊपर पाई जाती है, ये वाली बात गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है, ऐसे कंडीशन पे आपके आंसर सेकंड हो जाता है। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 106 के बाद 107। 107 फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास, आपसे पूछना चाह रहा है कि डायमीटर ऑफ हेलिक्स कितना होता है। तो ये 34 एंगस्ट्रॉम नहीं होता, ये तो 20 एंगस्ट्रॉम की बात है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर, 2 एडजेसेंट बेस पेयर के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम नहीं 3.4 एंगस्ट्रॉम होती। फिर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्लीट यूनिट्स 200 एंगस्ट्रॉम, गलत। एक कंप्लीट टर्न की अगर बात करी जाए तो वो 34 एंगस्ट्रॉम हम बोल सकते हैं एक की। ठीक है, और अगर मैं कहूं डायमीटर ऑफ द हेलिक्स आपका 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इसमें सिर्फ एक बात सही है, आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 107 के बाद 108, बढ़िया क्वेश्चन देखिए, फिर से बढ़िया क्वेश्चन आपसे लिखा हुआ है कि आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। कौन सा मैच बताना है, इनकरेक्ट। प्रोकैरियोट्स में क्या न्यूक्लियोइड होता है, बिल्कुल होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस की जगह आपका क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर या एनसीपीएन न्यूक्लियस भी कहते हैं। आपके पास ये बात सही है। हिस्टोन प्रोटीन निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, यहीं से बात गलत हो गई, ये निगेटिवली चार्ज प्रोटीन नहीं होती, ये तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं। आपसे कहा जाए आर्जिनिन एक बेसिक अमीनो एसिड है, बिल्कुल, लाइसिन भी एक बेसिक अमीनो एसिड है। गलत बात छाटनी थी तो आपके पास आंसर सेकंड बन सकता, सेकंड आ जाएगा बेटा आंसर। अच्छा, अगला चलते हैं हम लोग 108 के बाद 109। आप इस प्रोसेस को देखिए और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपको पढ़ा तो जरूर होगा। विद द रेफरेंस ऑफ गिवन बिलो डायग्राम बिलो depicting a process taking place in a bacteria, the enzyme that would catalyze a peptide bond between alanine and valine। आपको फोटो दिया हुआ है और एलेनिन और वैलिन के बीच में जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वो पूछ रहा है कि इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए। तो आपको पता है यहां पर आपको जो काम करता है वो एंजाइम, वो प्रोटीन नहीं होता, वो तो एक आपके पास वो न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड जब आपका एंजाइम की तरह काम करता है तो उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। सर वो न्यूक्लिक एसिड होता कौन सा है, तो हम कह सकते हैं वो न्यूक्लिक एसिड होता है 23S राइबोसोमल आरएनए। क्या होता है उसका नाम, होता है 23S राइबोसोमल आरएनए, और इसी को हम कहते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो आंसर आपके भाई 28S आरएनए नहीं होगा, पेप्टाइडल फॉस्फोराइलेज नहीं होगा, पेप्टाइडल डिहाइड्रोजनेज नहीं होगा, इसका दूसरा नाम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। समझ गए कि नहीं,
तो अगर मैं आपसे यहीं पे कहूं कि आंसर क्या होगा, तो आंसर आपके पास फर्स्ट हो जाएगा, 109 का फर्स्ट। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 110 आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है जेनेटिक कोड के बारे में ट्रू बात बतानी। तो लिखा हुआ है AUG हैज डुअल फंक्शन, बिल्कुल बात सही है। इस AUG को हम कहते हैं इनिशिएटर कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन, इसी को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन कोडॉन। और जबकि ये कोड करता है कोड फॉर आपका कौन सा अमीनो एसिड, तो उस अमीनो एसिड का नाम होता है मेथियोनीन। ये बात सही है। जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल होते हैं, ये बात भी सही है। और जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट वाली बात भी सही है, क्योंकि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा जेनेटिक कोड रख सकता है। फिर आपसे कहा गया कि जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस होते हैं, बिल्कुल। अगर कोई जेनेटिक कोड जैसे AUG मेथियोनीन को कोड करता है, तो वो AUG किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, अनएम्बिगुअस होते हैं। तो यहां पर मुझे चारों बातें सही लग रही हैं, तो मेरे हिसाब से आंसर आपके पास थर्ड जाना चाहिए, 110 का थर्ड। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 111 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिखा हुआ है इन द लेक्ट ओपेरॉन कॉन्सेप्ट या कंसिस्ट ऑफ अ 1 रेगुलेटरी एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन जिनका नाम है ZYA। जीन ZYA आर कोड्स रेस्पेक्टिवली फॉर। तो आपको पता है लैक ओपेरॉन में Z कोड करता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। और उसके अलावा Y की बात करी जाए तो ये कोड करता है आपका परमिएज एंजाइम को, और A की बात करी जाए तो नाम होता है उसका ट्रांस एसिटाइलेज। क्या होता है बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज। तो आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है। पहले वाले में परमिएज लिख दिया है, ट्रांस एसिटाइलेज लिख दिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज यहां लिख दिया। आंसर आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 111 के बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपसे पूछ रहा है कि AUG कोड्स कोडॉन, AUG कोडॉन हैज डुअल फंक्शन। अभी हमने बताया था बिल्कुल डुअल फंक्शन होता है, एक काम इसका इनिशिएशन कोडॉन की तरह, दूसरा मेथियोनीन को कोड करता है। दूसरा लिखा हुआ है AUG कोड फॉर ग्लाइसिन, भाई साहब बिल्कुल गलत बात, ग्लाइसिन को ये कोड नहीं करता, ये तो आपका मेथियोनीन को कोड कर रहा है। किसे कोड कर रहा है, मेथियोनीन को। और ये इनिशिएशन कोड की तरह तो है, लेकिन ग्लाइसिन के लिए गलत लिख दिया है। पहला असर्शन सही है और रीजन गलत है। आपके पास आंसर सेकंड आना चाहिए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11113 लिखा हुआ है इन प्लांट्स मॉर्फिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ऑब्टेन्ड किससे कर रहे हैं, मॉर्फिन को। तो आपको पता है मॉर्फिन हमें मिलता है ओपियम पॉपी से, ठीक है, पॉपी प्लांट भी कहते हैं। इसी का आपका साइंटिफिक नेम होता है पेपेबर सोमिनिफेरम। क्या होता है, पेपेबर सोमिनिफेरम होता है। अब से इसी कहा जाता है कि भाई ये अनराइप फ्रूट के लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लेटेक्स से। तो आपसे कह रहा है किससे प्राप्त होगा, सीड से नहीं, रूट से नहीं, लीफ से नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, लेटेक्स। आंसर 4 हो जाएगा बच्चा। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास 113 का 114 आपसे क्या कह रहा है, 114 बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। देखो लिखा हुआ इन विच टाइप ऑफ बैरियर्स अंडर इनेट इम्यूनिटी। आपको पढ़ा होगा कि भैया एक इनेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड होती है, जो जन्म से पाई जाती है वो उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे हम बाद में लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी 4 टाइप की, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, आपके पास फिर आपकी सेलुलर और फिर बाद में साइटोकाइन। तो यहां पर वो आपसे कह रहा है कि इनेट इम्यूनिटी में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन किसे बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है स्किन और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन बिलोंग करते हैं फिजिकल बैरियर को, जबकि फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके पास एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर इन आइज, सीरोमेन इन ईयर वैक्स। तो सीरोमेन इन ईयर बात समझ पाएगा नहीं, जैसे फीवर, वो भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो आपसे यहां पर सेलुलर बैरियर में कौन आएगा, सेलुलर बैरियर में तो आंसर नहीं होगा ये वाला। सेलुलर बैरियर में आते कौन है, मैक्रोफेजेस आते हैं, जैसे कि नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। आपको पता फिजियोलॉजिकल अभी मैं बता चुका हूं, ये फिजिकल बैरियर का एग्जांपल है। साइटोकाइन बैरियर में आपका पास आता है इंटरफेरॉन।
ठीक है, तो आपके पास आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। 114 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, थर्ड हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग, एक मैचिंग है बढ़िया। अब आप देखो इस मैचिंग में आपके इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, लिखा हुआ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ एपियर्ड, कब एपियर हुई है, तो हम आपसे कहेंगे 2000, मतलब जो है ना यहां पर करेक्ट बात छाटनी है, तो आप करेक्ट बात के लिए बताइए फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आई। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म क्या 2000 मिलियन ईयर्स एगो आई है, तो आपकी बात ये बात सही है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स 5000 मिलियन ईयर्स एगो आए हैं। भैया जब लाइफ ही पहली बार आई है आपके 2000, तो ये 5000 नहीं होगा, ये गलत है, ये एक्चुअली होता है 500 मिलियन ईयर्स एगो। आपके पास लिखा सीवीड्स, ये 320 मिलियन ईयर्स एगो, सही है। जॉलेस फिश आपका 350 मिलियन ईयर्स एगो, सही है। और डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम अर्थ 165 मिलियन ईयर्स एगो, गलत। आपके पास ये जवाब सही होगा 65 मिलियन ईयर्स एगो। तो करेक्ट आपके पास मैचिंग आ रही है ए, सी और डी, मतलब 3। आंसर आपके पास सेकंड बन जाना चाहिए। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, सेकंड। अगला चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, अगला 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 आपके पास 16 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा आपको। और आपको ये बात क्या बता रहा है, आपने सुना होगा केस ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म का। आपने देखा होगा कि एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जिसे हम एलील कहते हैं, एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रिसेसिव एलील होता है। जब भी कोई कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना होता है तो दोनों एलील अपना एक साथ, दोनों एलील एक साथ जब आते हैं तभी कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं इन जनरल, वैसे तो हेमिजाइगस कंडीशन में भी एक एलील अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई मल्टीपल एलिलिज्म में अगर जीनोटाइप पता करना हो, तो आपको गौर से सुनना, मल्टीपल एलिलिज्म के केस में अगर आपको जीनोटाइप पता करना हो तो कैसे निकालोगे, उसका फार्मूला क्या होता है। तो मल्टीपल एलिलिज्म के केस में जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला है, आपके पास जीनोटाइप को निकालने का फॉर्मूला है ny2 n+1। आपको पता है यहां पर n बराबर क्या है, नंबर ऑफ एलील। अब आपको ले चलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म के एग्जांपल। आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। वहां पर 3 एलील पाए जाते हैं, IA, IB या IO, या फिर हम सिंपल स्मॉल आई बोलते हैं। 3 एलील हैं और उसके कितने जीनोटाइप होते हैं, तो आपको जीनोटाइप भी पता है। अगर मैं आपसे कहूं कि A, B, AB और O, आपके पास 4 तरह के फिनोटाइप हैं, उसके लिए 2 जीनोटाइप ए के लिए होते हैं, 2 आपके जीनोटाइप होते हैं बी के लिए, एक होता है AB के लिए और एक होता है O के लिए। इस तरह से आपको पता है कि 6 जीनोटाइप बनते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कोई फॉर्मूला भी होता है तो यही होता है, तो आप यहीं पर रखो। तो 3 एलील है, n बराबर यहां पर वैल्यू क्या होगी 3, तो आप क्या रख सकते हो 3/2 अपॉन 3+1, तो आपके पास आ जाएगा 12/2, आंसर आ जाएगा 6। और 6 तो हमने यहां से भी निकाल लिए, एक होगा यहां पर IA, एक होगा यहां पर IA और IO, ये वाला हो जाएगा। IB के लिए आपके पास क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा IB और IB, और एक हो जाएगा IB और IO। यहां के लिए सिर्फ होगा IA और IB, और यहां पर किसके लिए क्या होगा IO और IO। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई n+1, आंसर सेकंड बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बच्चा, सेकंड आ जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। 17 आपका लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताने बच्चा हम लोगों को, क्वीन में, वर्कर में और ड्रोन्स में। आपको पता है कि भैया आपके यहां पर आपके हनी बी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, जिसमें डिप्लॉयड फीमेल्स होते हैं और हैप्लॉयड आपके मेल्स होते हैं। मेल बनते हैं पार्थिनोजेनेसिस से, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो पार्थिनोजेनेसिस से बनेंगे तो फीमेल गैमीट आपका मेल इंडिविजुअल बनाएगा, तो उसकी प्लॉइडी तो एन ही रहेगी। तो इसका मतलब अगर मैं हनी बी का केस देखूं तो 2n आपकी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। 2n क्या हो जाएगी, फीमेल, और n क्या हो जाएगा, मेल। तो अब इसमें फीमेल में आपको पता है 2 तरह की होगी, एक होगा क्वीन और एक क्या होगी, वर्कर। हालांकि क्वीन जो फीमेल है वो फर्टाइल है, कैसी है, फर्टाइल है, जबकि वर्कर जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। हमें इससे लेना देना नहीं है, हम बस आपको यहां पर बताना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे। तो 2n आपके पास चाहे क्वीन हो तो उसके पास भी 32 क्रोमोसोम होंगे 2n बराबर,
और आपके पास वर्कर के भी पास 2n बराबर 32 होंगे, लेकिन मेल चूंकि पार्थिनोजेनेसिस से बना है इसके n बराबर 16 होंगे। तो अगर रिस्पेक्टिवली की बात करी जाए तो यहां पर 32, यहां पर 32 और आपके पास ये होगा 16। तो जवाब आप देखो 32 32 16, आंसर 4 बन जाएगा। 117 का 4। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 118, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जेनेटिक्स से आपको पता है कि भैया 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे आपके पाइसम सटाइवम पर, लेकिन कैरेक्टर और ट्रेट में आपको अंतर पता है। हम आपसे कह सकते हैं कि जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन हम उसमें कहें कि 4 फीट हाइट है, 5 फीट हाइट है, 6 फीट हाइट है, तो ये उसकी ट्रेट है। जैसे आई कलर एक करेक्टर है। अब नीली आंखें हैं, गुलाबी आंखें हैं, भूरी आंखें हैं, तो ये उसकी ट्रेट हो गई। तो आपको यहीं पर यह बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ ट्रेट। तो हाइट आपके पास करेक्टर है, हाइट क्या है, करेक्टर है। अब हमने कहा इसकी ट्रेट क्या हो सकती है, तो टॉल एक ट्रेट है, ड्वार्फ एक ट्रेट है। तो हमने आपसे कहा कि इसमें ये हाइट ट्रेट नहीं है, करेक्टर है। कलर भी आपके पास करेक्टर है। कलर में जैसे हमने आपसे कहा होगा कि जैसे पॉड का कलर, आपके सीड का कलर ग्रीन या येलो, आपको याद आया। तो हमने कहा ये भी एक करेक्टर है। पोजीशन ऑफ फ्लावर ये भी एक करेक्टर है, लेकिन उसमें ट्रेट क्या हो गया, एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर। हमने कहा कि एक्सियल फ्लावर आपके पास आपके लीव्स के एक्सियल में पाया जाएगा, टर्मिनल आपके ऊपर पाया जाएगा। डोमिनेंट करेक्टर में एक्सियल फ्लावर आएगा। तो हमने कहा ये भी आपके पास करेक्टर है। लेकिन रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड ये ट्रेट है। हमने कहा इसकी करेक्टर क्या है, शेप ऑफ सीड। तो आपके पास ये ऑप्शन सही है, आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 118 के बाद 119। आपको एक पेडिग्री एनालिसिस दी गई है, और इस पेडिग्री को आपको मैंने कई बार बताया हुआ भी है कि आपको अगर याद हो तो हमने कहा कि 2 तरह की चीजें फाइंड करते हैं। सबसे पहले कभी पेडिग्री में देखो तो अगर आप सारी पेडिग्री को देखो, अगर डिजीज स्किप कर रही है, क्या कहा मैंने, अगर डिजीज स्किप कर रही है तो वो रेसेसिव है, और अगर स्किप नहीं कर रही तो वो डोमिनेंट होती है। अब देखो यहां पर भी डिजीज है, यहां पर भी डिजीज है, और इसके बाद अगली जनरेशन में भी आपके पास डिजीज आ रही, स्किप नहीं कर रही। अगर डिजीज जनरेशन वाइज स्किप नहीं करती, नॉट स्किपिंग, तो बताओ बीमारी वो कैसी होगी, वो बीमारी होती है डोमिनेंट। अब दूसरा, अब हमको यह देखना है कि वो डिजीज ऑटोसोमल है या फिर आपके पास वो सेक्स लिंक्ड है। तो हम आपसे कह सकते हैं कि अगर क्रिस क्रॉस को फॉलो करता है तो वो सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स लिंक्ड होगा, और अगर वो क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो नहीं करता तो वो हम कह सकते हैं ऑटोसोमल है। तो आपको क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, सर क्रिस क्रॉस को आपको क्रिस क्रॉस बता दिया जाए फिर से, तो क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कि कोई डिजीज फादर से चले और किस में जाए, ग्रैंडसन में जाए, लेकिन किसके थ्रू जाए, तो वो जाए वाया डॉटर। तो ऐसे को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस। ऐसे ही हम कहें कोई डिजीज मदर से जाए ग्रैंड डॉटर में, कहां जाए, ग्रैंड डॉटर में, किसके थ्रू, वाया सन। तो ऐसी डिजीज को हम इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस कहते हैं। अगर ये फॉलो करता है तो वो सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड होता है, नहीं करता तो वो ऑटोसोमल होता है। अब देखो ये डिजीज फीमेल में है, फिर मेल में गई, इसकी शादी नहीं हुई, फीमेल में है, फिर फीमेल में गई, फिर फीमेल में गई, इसका मतलब क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही। क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता कि फीमेल में है, मेल में जाती, फिर फीमेल में जाती, अगर फीमेल में है तो फिर मेल में जाए, फिर फीमेल में जाए। तो ऐसा आपको करते हुए नहीं दिखाई दे रहा, मतलब नॉट फॉलो कैसा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता तो हमने आपसे कहा वो डिजीज कैसी हो जाती है, ऑटोसोमल। इसका मतलब ये डिजीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट, और आपके केस में एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज दी गई है, नाम है उसका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी बोल सकते हैं। तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज मिल गई है हमें। सिकल से आपके सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज भी नहीं है और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं। आपके पास आंसर सेकंड बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 20।
लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना बेटा। लिखा हुआ है इन सिकल सेल एनीमिया डिफेक्टिव एमआरएनए हैज जेनेटिक कोड GUG जो कि कोड करता है वैलिन को, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल कंडीशन पर यहां पर कोड होता है GAG जो कि ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। डिफेक्टिव क्या है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से GAG GUG में बदल जाता है और ग्लूटामिक एसिड का कोड वैलिन में बदल जाता है, ये बात सही है। फेनिलकीटोनुरिया आपके पास ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि फेनिलएलनिन का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है और ये कमी हो जाती है एक एंजाइम की जिसका नाम होता है फेनिलएलनिन डिहाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। इसकी वजह से आपको पास ये वाली चीज हो जाती है। फेनिलकीटोनुरिया इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल बात सही है, एक जेनेटिकल डिफेक्ट है, इनबॉर्न होता है। आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। अगला हमारे पास 121 लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स के अंदर इनर बाउंड्री पर एंडोडर्मिस है और ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए बिकॉज ऑफ बैंड ऑफ सुबेरिनाइज्ड मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, बिल्कुल सही बात है। माइकोराइजा पैरासिटिक एसोसिएशन है, गलत, सिम्बियोटिक है। डाइकॉट में आपके पास लीव्स आइसोबाइलेटरल नहीं डोर्सोवेंट्रल होती हैं और मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम फ्लोएम सेप इनटू द सेल ये पैसिव नहीं होता, ये तो एक्टिव होता है। आंसर आपके पास 121 का फर्स्ट हो जाएगा। बढ़िया, अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि लिखा हुआ है टेट्राड। बढ़िया क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है टेट्राड इज मेड अप ऑफ। टेट्राड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि 4 क्रोमोसोम होते हैं। जब आपके पास क्रोमोसोम आए हैं, जो बाइवेलेंट बना है, वो क्रोमोसोम के जो ये क्रोमैटिड हैं ये सेपरेट आउट हो जाए। मतलब जब हम कह सकते हैं कि टेट्राड का मतलब अगर मैं एक क्रोमोसोम हूं तो मेरी एक आर्म ये वाली हो गई, एक आर्म ये हो गई, हम चारों हाथ पैर खोल दें तो हमने कहा ये टेट्राड कंडीशन देखने लग जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं क्रोमैटिड सेपरेट हो जाए, हालांकि मतलब टूटे नहीं लेकिन सेपरेट आउट हो जाए, जिससे आपको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज हो पाए, क्रॉसिंग ओवर हो पाए। तो आपसे ये कहा जाए कि ये बाइवेलेंट है, क्या इसे हम टेट्राड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या टेट्राड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये बाइवेलेंट भी है, इसमें 2 क्रोमोसोम है और 4 क्रोमैटिड है। लिखा हुआ है 4 होमोलॉगस क्रोमोसोम, गलत बात। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम और हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड कंडीशन, ये बात बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन आपके पास टेट्राड को लेकर आए या बाइवेलेंट को लेकर आए, आपसे 24 क्रोमोसोम बोला जाए कि भाई आपके सेल में 24 क्रोमोसोम है तो कितने बाइवेलेंट बनेंगे? आंसर 12 होगा। कितने टेट्राड बनेंगे? फिर भी आंसर 12 ही होगा, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या तो 2 ही रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ टेट्राड के केस में क्रोमैटिड जो होते हैं अपने हाथ खोल लेते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये समझ जाओ कि टेट्राड का मतलब 4 से भाग दे देना है तो आंसर 6 होगा, बिल्कुल भी नहीं। समझ पाए कि नहीं? अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 123 लिखा हुआ है माइटोटिक सेल डिवीजन ऑकर्स इन। माइटोटिक सेल डिवीजन कहां होता है? डिप्लॉइड सोमैटिक सेल ऑफ इन एनिमल्स, बिल्कुल होता है। टीएमवी एक वायरस है, नहीं होगा। बैक्टीरियोफाज भी एक वायरस है, आंसर आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई माइटोसिस के लिए आपको पता है कि डिप्लॉइड सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है एनिमल्स में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कहा जाता है यूजुअली हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में माइटोसिस हो सकता है इन द प्लांट सेल। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जीवन फेज। जीवन फेज आपको पता है इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज जीवन फेज, मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन जीवन फेज, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन जीवन फेज। तो आपसे कहा गया है कि सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होती है, बिल्कुल सही बात है। कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द सेल होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता, ये तो आपका एस फेज में होता है। ठीक है, तो आपके पास जीवन के लिए 2 बातें सही हैं और वो 2 बातें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास लिखा हुआ है कि बताइए व्हाट इज द आर ग्रुप ऑफ द एलेनिन अमीनो एसिड। आपको पता है कि जो कार्बन पर COH जुड़ा होता है उसी पर NH2 जुड़ा होता है और इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। एक पर तो H और दूसरा R। ये R ग्रुप जब आप बदलते जाते हैं तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड बदलता जाता है। अगर आप यहां पर H लगा दोगे तो ग्लाइसिन हो जाएगा, CH3 लगा दोगे तो आपके पास एलेनिन हो जाएगा,
CH2OH लगा दोगे तो आपके पास सेरीन हो जाएगा, CH2SH लगा दोगे तो आपके पास ये सिस्टीन हो जाएगा, CH2C6H5OH लगा दोगे तो ये टायरोसिन हो जाएगा, और CH2 का होल ट्वाइस COOHR की जगह लगा दोगे तो ये ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है एलिनिन के लिए R की जगह क्या लगाओगे, आप CH3 लगाओगे बच्चा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 126 बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल से मिला है। लिखा हुआ है कि मॉर्फिन, एब्रिन, रिसिन, गम्स, विन ब्लास्टिंग और एंथियोसाइनिन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो भी आपको लिखा हुआ है उसमें से कह रहे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले लिखा है ऑल आर बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी ऑफ केमिकल, बिल्कुल गलत बात, सेम कैटेगरी में नहीं होते। आपके पास मॉर्फिन, एब्रिन, रिसिन, गम्स, विन ब्लास्टिन, एंथोसाइनिन, ये ऊपर वाले जितने भी हैं ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। किस में आते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। जबकि आपके पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यहां पर जो लिखे हुए हैं ये आएंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट। और आपको ये बात पता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट वो मेटाबोलाइट होते हैं जिनका ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में डायरेक्ट रोल होता है, डेफिनेट रोल होता है, आइडेंटिफिएबल रोल होता है, बहुत जरूरी होते हैं उसके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जिनका डायरेक्ट रोल नहीं पता, हमें आइडेंटिफिएबल रोल पता नहीं होता और उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। तो दोनों केमिकल सेम में तो नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि ऑल हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन, भैया सिर्फ आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट का आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है, सेकेंडरी का नहीं, तो सारे वाले लिखा हुआ है गलत बात। ऑल हैव नॉट आइडेंटिफिएबल फंक्शन, ऐसा भी नहीं है सारों के आइडेंटिफिएबल फंक्शन नहीं है, ये भी गलत। और लिखा हुआ ऑल आर मेटाबोलाइट्स, ये बात सिर्फ सही। तो आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है और आंसर 4 बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा बेटा? 4। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डाइजेशन से आ गया है। देखो डाइजेशन में लिखा हुआ है प्रोटीन को एक्स जो है ना पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में बदल रहे हैं। तो आप बताओ इसका एंजाइम कौन सा होगा? तो इस एंजाइम का नाम होगा पेप्सिन, और पेप्सिन मुझे प्राप्त होता है कौन से जूस से? गैस्ट्रिक जूस से। कौन से जूस से बेटा? गैस्ट्रिक जूस से प्राप्त होगा। फिर प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड में बदल रहा है, तो इसे आपको ट्रिप्सिन भी बदल सकता है, आपका कीमोट्रिप्सिन भी बदल सकता है, और आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी बदल सकता है। ये तीनों एंजाइम काम कर सकते हैं जो आपको यहां पर प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स और प्रोटीन्स को भी डाइपेप्टाइड में बदल सकते हैं। और ये तीनों एंजाइम मुझे कहां से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं मुझे पैनक्रियाटिक जूस से। किससे प्राप्त होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस से। तो आप मुझे बताइए कि एक्स की जगह होगा गैस्ट्रिक जूस और वाई की जगह होगा पैनक्रियाटिक जूस, और आंसर आपके पास 3rd दिख रहा है, एक्स इन गैस्ट्रिक जूस और वाई होगा पैनक्रियाटिक जूस। कोई प्रॉब्लम? यस और नो? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास 128 लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन रीचेस द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। मतलब ये कह रहा है स्टमक में फूड का कौन सा पार्ट है जो टोटली अनडाइजेस्टेड जाता है? भैया प्रोटीन भी टोटली अनडाइजेस्टेड जाती है, प्रोटीन भी आपके स्टमक में टोटली अनडाइजेस्टेड जाती है, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है। आपसे कहा जाए कि फैट भी आपका इनडाइजेस्टेड जाता है, और उसके अलावा अगर मैं कहूं कि सेलुलोज को तो हम पचा ही नहीं पाते, दैट्स व्हाई ये भी अनडाइजेस्टेड जाएगा। स्टार्च का डाइजेशन चूंकि ओरल कैविटी में शुरू हो जाता है, 30% आपको स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है, याद आया कि नहीं? तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, फैट और सेलुलोज होगा, और आप पर प्रोटीन और स्टार्च नहीं होगा। यहां पर स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च नहीं होगा, आपके पास सेकंड बन जाएगा। आंसर आपके पास सेकंड बन जाएगा। 128 के बाद 129 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप देखो यहां पर लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया है कि एबीए जो होता है एंटागोनिस्टिक होता है ऑक्सिन से। नहीं, एबीए मतलब आपका स्ट्रेस हार्मोन, और ऑक्सिन आपके एबीए एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन के बीच में कोई एंटागोनिस्टिज्म नहीं है, अपोजिट काम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगला बात करी जाए एबीए एक्ट्स एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड, यहां पर हम कह सकते हैं क्योंकि एबीए जो होता है वो आपके मतलब कह सकते हैं कि डॉर्मेंसी को, सीड की डॉर्मेंसी को
एबीए प्रमोट करता है, जबकि ये सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, मतलब हम कह सकते हैं डॉर्मेंसी को ये प्रमोट नहीं करेगा। उसी तरीके से ये सेनेसेंस को बढ़ाता है और लेकिन ये सेनेसेंस को रोकता है। इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं तो एंटागोनिस्टिक होते हैं। इथाइलिन आपको स्ट्रेस हार्मोन नहीं कहलाता, ये बात भी गलत है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन तो आपके पास एबीए ही होता है जिसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड, और जीए स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, और क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के लिए आपके पास यहां पर ओपन तो साइटोकाइनिन कराता है लेकिन क्लोज ऑल्सो एबीए ही कराएगा, आपके पास वो होगा एब्सिसिक एसिड। एंटागोनिस्टिक की बात की गई थी तो सेकंड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 130, बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सबस्टेंस, लिखा हुआ है सबस्टेंस लाइक साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी इज, तो किसकी तरह एक्टिविटी है? तो भैया साइटोकाइनिन का आपका एक फॉर्म जियाटिन होता है, काइनेटिन होता है, ये बात सही है। 2,4-D तो आपके पास ऑक्सीजन हो गया, एब्सिसिक एसिड भी उसकी तरह काम नहीं करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आंसर तो 130 का फर्स्ट ही हो जाएगा। अगला चलते, अगला क्वेश्चन क्या? 131, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा ऑक्सीजन है जिसे हम प्लांट से नहीं आइसोलेट कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते? तो वो IAA हो सकता है, IBA भी हो सकता है, लेकिन NAA नहीं होता, क्योंकि नेचुरल आपके पास प्लांट में नैफ्थलीन एसिटिक एसिड के फॉर्म में ये ऑक्सीजन पाया ही नहीं जाता। दैट्स व्हाई ये आइसोलेट हम प्लांट से नहीं कर सकते। आंसर 131 का थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। न्यूट्रोफिल्स आपके हेपारिन सिक्रीट करते हैं, गलत बात है भाई साहब। ये न्यूट्रोफिल्स हेपारिन सिक्रीट नहीं करते, तो बताओ हेपारिन कौन रिलीज करता है? आपके पास हेपारिन, आपके पास सीरोटोनिन, आपके ये सारे जो हो गए, आपके हेपारिन हो गया है ना, सीरोटोनिन हो गया, आपके पास ये सारी चीजें जो होंगी वो आपके बेसोफिल रिलीज करेगा। लिखा हुआ बेसोफिल सिक्रीट बेसोडाइलेटर केमिकल सीरोटोनिन। सीरोटोनिन तो रिलीज करता है बेटा, लेकिन ये वेसोडाइलेटर नहीं होता, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। दैट्स व्हाई ये गलत हो गया। फिर लिखा हुआ यूसिनोफिल्स 6 से 8% टोटल आरबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी का, ये भी गलत है। यूसिनोफिल्स तो आपके पास 2 से 3% होता है, जबकि 6 से 8% की बात करी जाए तो ये जवाब होता है मोनोसाइट के लिए। दैट्स व्हाई यहां पर मुझे कोई भी बात सही नहीं लग रही, आंसर आपका 4 बन जाएगा। ओके, अगला 132 के बाद 133, सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte रिजल्ट। बताओ सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या मिलेगा भैया? 2 इक्वल साइज के ओवम मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। 2 सेकेंड पोलर बॉडीज? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एक ओवम मिलेगा और एक 1 सेकेंड पोलर बॉडीज मिलेगी। आंसर आपके पास थर्ड हो जाएगा। अगला चलते हैं 133 के बाद 134, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यहां इसमें से कौन सी नॉट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं है? भैया कोरियन भी होती है, एलेंटॉइज भी होती है, एम्नियन भी होती है। यहां से मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो आंसर तो आपके पास 4 हो जाएगा, क्योंकि कोरियन बाद में एक्टोडर्म की तरह बिहेव करेगी, एलेंटॉइज मीजोडर्म की तरह, और एम्नियन एंडोडर्म की तरह, और ये तीनों आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। दैट्स व्हाई यहां पर पूछा कौन नहीं है, तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर 4 हो जाएगा। अगला 134 के बाद 135, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपको देखो क्या लिख रहा है, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में लिखा मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिनरल न्यूट्रिशन में लिखा हुआ है। सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन कोएंजाइम ए, गलत हो गया भाई साहब, सल्फर तो कोएंजाइम ए में प्रेजेंट होता है, गलत बात। फिर लिखा हुआ प्लांट्स ऑब्टेन्ड आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe+2, गलत बात, ये तो फेरिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो फेरिक मतलब Fe+3। डेफिशिएंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर ओल्डर टिश्यू वेरेवर द एलिमेंट्स रिलेटिवली इमोबाइल। नहीं भाई साहब, ये रिलेटिवली कैसे होंगे? मोबाइल की बात की जाती है। दैट्स व्हाई ये भी गलत, सही बात निकालनी थी तो फर्स्ट ही मिला है मुझे, 135 का फर्स्ट। अगला चलते, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आपके पास एक मैचिंग आ गई बेटा, बेला देखो, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है बच्चा।
मैग्नीशियम आरएनए और डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। एसटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, नहीं भाई साहब, एनर्जी करेंसी तो एटीपी होती है, एसटीपी नहीं होती, ठीक है। हम एसटीपी का नाम जैसे बोल सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ना ना भाई साहब ये गलती है। आयरन आपका क्लोरोफिल में होगा और क्लोरीन आयन कैटाइन बैलेंस में हेल्प करेगा। आंसर आपके पास सेकंड हो जाएगा, 136 का सेकंड, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 137 आपके पास क्या कह रहा है, आपको दिख रहा है कि C4 प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा किस में यूज आएगा। आप देखो यार, C4 प्लांट में आपके पास बाहर की तरफ मीजोफिल सेल और अंदर की तरफ आपके पास क्या हो गई, आपकी आपकी ये वाली सेल हो गई बाहर की तरफ मीजोफिल और अंदर की तरफ आपकी बंडल सीथ सेल, ठीक। अब सुनो, अब हमने आपसे कहा कि भाई यहां पर CO2 को कौन एब्जॉर्ब करेगा, सबसे पहले CO2 को लेगा आपके पास PEP फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होगा, और फिर ये 4 कार्बन का बदल जाएगा मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पहुंचेगा बंडल सीथ सेल में, और मैलिक एसिड जो है वो आपका पहुंच गया है, और ये मैलिक एसिड बदल जाएगा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड बदलेगा तो मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। यहां पर CO2 रिलीज हो जाएगा और ये CO2 केल्विन साइकिल में चलकर आपका क्या बना लेगा, ग्लूकोज, और ये प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ फिर पहुंच जाएगा आपके पास मीजोफिल सेल में, और जो कि रीजनरेशन कर देगा आपका फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का। तो कहा जाता है मीजोफिल सेल से कौन सा एसिड जा रहा है, 4 कार्बन वाला एसिड जा रहा है आपके मीजोफिल सेल से बंडल सीथ सेल में, और बंडल सीथ सेल से 3 कार्बन वाला आपका जा रहा है आपका मीजोफिल सेल में। तो लिखा हुआ C4 एसिड फ्रॉम मीजोफिल सेल टू बंडल सीथ सेल, ये बात सही है। फिर लिखा C4 एसिड फ्रॉम बंडल सीथ से मीजोफिल सेल, गलत बात है। फिर लिखा C3 एसिड फ्रॉम मीजोफिल टू बंडल सीथ सेल, गलत बात। फिर लिखा C3 एसिड फ्रॉम बंडल सीथ सेल टू द मीजोफिल सेल, ये वाली बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। आंसर आपके पास A और D सही है, फर्स्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस की बात करा जा रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या है, लिखा हुआ एंडोगोनिक प्रोसेस है, फोटोकेमिकल है, एनाबॉलिक है और रिडक्टिव प्रोसेस है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंडोगोनिक का मतलब होता है कि एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सोगोनिक का मतलब एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें सिंपल सब्सटेंस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं। तो हमने आपसे कहा ये एंडोगोनिक प्रोसेस है, फोटोकेमिकल भी है, एनाबॉलिक भी और रिडक्टिव है। एक्सोगोनिक जहां जहां लिखा हुआ है सारे गलत हो गए, आपके पास फर्स्ट ही आंसर हो गया, 138 का फर्स्ट। अगला चलते हैं हम लोग, अगला 139 आप मुझे बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, यहां पर बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं। लिखा हुआ इन प्लांट्स लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ मॉडरेट, यहां पर मॉडरेट सनलाइट लिखी हुई है, दैट्स व्हाई गलत है। मॉडरेट में ये 10% पर सैचुरेशन नहीं करेगा। आपसे लिखा हुआ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर 0.03 से 0.04% होती है, बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ C3 प्लांट शो सैचुरेशन टू CO2 कंसंट्रेशन एट 450 ml पर लीटर, और यहीं पर गलत बात है, यहीं पर एट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए बियॉन्ड 450 ml पर लीटर पर जाएंगे तब ये करेगा, दैट्स वाई गलत है। फिर लिखा C4 प्लांट शो सैचुरेशन एट बियॉन्ड 360, यहां पर बियॉन्ड गलत लिखा हुआ है, यहां पर एट होना चाहिए था, दैट्स वाई ये गलत है। आपको सही बात सिर्फ बी दिख रही है, सेकंड आंसर है। बहुत बढ़िया, अभी तक के आए हुए सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन में ये है, क्योंकि इस पर गलती करने के चांस ज्यादा है। अगला चलते हैं हम लोग, 139 के बाद आंसर हमारे क्वेश्चन हमारे पास 140, बहुत आराम से बताया जा सकता है। 140 आप मुझे बताइए, जर्मपोर क्या एम्ब्रियो सैक में होता है, नहीं, जर्मपोर तो आपके पॉलिन ग्रेन में होता है, क्योंकि जर्मपोर कहां पर, जब एक्साइन आपकी डिसकंटिन्यूअस लेयर है जबकि एंटाइन आपकी कॉन्टिन्यूअस है, जहां पर एक्साइन नहीं होती वहां पर जर्मपोर बनता है, और आपको पता है एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है ना। तो आपसे पॉलिन ग्रेन आपका लिक्विड नाइट्रोजन में आप इससे क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको याद आ रहा होगा। फ्यूनिकल आपके गायनोसियम में पाया जाएगा, माइक्रोपाइल भी आपके ओव्यूल में होगा। आपके पास गलत बात छाटनी थी तो फर्स्ट हो गया। अगला चलते, अगला हमारे पास क्या है, 141
141 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, बिल्कुल बात सही है। इनर मोस्ट लेयर होती है टैपेटम, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, नरिशमेंट देती है ना। तो आपसे लिखा हुआ है टैपेटम हेल्प्स डेhiscence एंड रिलीज ऑफ पॉलन, ये बात गलत है, क्योंकि अगर मैं कहूं कि एंथर वॉल आपके डेसेंस में हेल्प करती हैं तो सारी करती हैं, लेकिन स्पेशल अगर एक लेयर का नाम लेना हो डेसेंस के लिए तो आप एंडोथीशियम ले सकते हो, क्योंकि वहां पर हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स पाए जाते हैं। आप लिखा हुआ है सेल्स ऑफ टैपेटम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म, सही है, और सेल्स ऑफ द टैपेटम जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, ये भी बात सही है। और आपसे यही पूछा जाए कि यहां पर मोर देन वन न्यूक्लियस है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एंडोमाइटोसिस, इसका रीजन है कैरियोकाइनेसिस अकर्स बट साइटोकाइनेसिस नॉट अकर्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनेगी, आपके पास गलत बात निकालनी थी तो सेकंड आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन है। देखो असर्शन और रीजन क्या कह रहा है, लिखा हुआ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, आपको याद होगा कि भाई जाइगोट बन जाता है, पहला फर्टिलाइजेशन और दूसरे में आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन जाती है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल एंडोस्पर्म बनाती है जो कि फूड प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो आपने देखा होगा कि स्कूल जाने से पहले आपको मम्मी टिफिन रख देती है, तो भाई पहले आप स्कूल चले जाते हो फिर बाद में टिफिन आता है, ऐसा नहीं होता। टिफिन आप पहले बनाती है, देन आपको वो तैयार करना स्टार्ट करती है। वैसे ही आपका प्लांट में भाई एंडोस्पर्म पहले बनेगा या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पहले होगा, तो हम कहेंगे खाने का इंतजाम पहले किया जाएगा, बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो प्रीसीड करेगा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो आपके पास ये बात सही है। फिर लिखा है भाई ऐसा क्यों किया गया, लिखा हुआ फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रिक्वायर्स न्यूट्रिशन दैट आर गिवन बाय एंडोस्पर्म, बिल्कुल बात सही है। और असर्शन सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपके पास आंसर 4 बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा बच्चा? 4। अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 142 के बाद 143 क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट आपका वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। साइनोबियल ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट, हाँ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपका साइनोबियल ज्वाइंट है। फिर आपका हैंग ज्वाइंट ऑल्सो अ साइनोबियल ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट सैडल ज्वाइंट नहीं है। फाइब्रस ज्वाइंट पाइवेट ज्वाइंट नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां होता है, तो आपके ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी, मतलब आपके पास पेक्टोरल गर्डल के बीच में। ऐसे ही आपके पास एक और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है जो आपके फीमर और एसिटाबुलम के बीच में, कॉक्सल बोन के बीच में। आपको याद आया, हाइंड ज्वाइंट आपके एल्बो हो गया और नी हो गया, ठीक है। आपके कार्पल मेटाकार्पल में आप याद करो ग्लाइडिंग ज्वाइंट, आपका सैडल ज्वाइंट, ये सारे ज्वाइंट्स आपको याद करके जाने पड़ेंगे। और फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल आपके पास जहां पर मूवमेंट जीरो हो, जैसे कि सुचर्स, आपके स्कल क्रेनियम को बनाने वाले सारे बोन के बीच में जो कनेक्शंस हैं, जो ज्वाइंट्स हैं, वो इमूवेबल है। इमूवेबल ज्वाइंट्स आपके फाइब्रस ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और फ्रीली मूवेबल साइनोबियल ज्वाइंट। तो आपके पास यहां पर करेक्ट में ABC आया है, इसका मतलब आंसर 3rd हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट सही है। अगला 144 MTP कंसीडर्ड एज गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में MTP नहीं आ सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आपके कोई डिजीज हो गई है चाइल्ड को, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है, और कोई भी रेप विक्टिम है जिसे मतलब जो ना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, तो वहां पर MTP लीगल है। तो ये आपका बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, ये इमरजेंसी वाला मेथड है। तो आपके पास ये ऑप्शन इस बार से गलत है। लिखा हुआ द मेथड्स आर प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड्स में हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओव्यूलेशन को और फर्टिलाइजेशन को, यह बात सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आपके पास आंसर 3rd बन जाएगा। अगला देखते हैं 144 के बाद 145। बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। लेडी बर्ड आपके एफिड्स के लिए होता है और एफिड एक तरह का बीटल है। आपके पास ये C हो गया। फिर लिखा हुआ माइकोराइजा आपके हायर प्लांट और फंजाई के बीच का आपका सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, और उस फंजाई के बीच का जो आपका फंजाई का जो आपका जीनस होता है वो ग्लोमस है। आपके पास ये हो जाएगा D। आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपका ट्राइकोडर्मा आ जाएगा, ये हो जाएगा B। और बायोगैस में आपके पास मीथेनोबैक्टीरियम आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा A। CDBA में आपके पास सेकंड आंसर बन जाएगा 145 का, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं बच्चा।
आगे देखो आपके पास 146 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोमा क्लोन्स, आपको पता है कि जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो टिश्यू कल्चर में एक्सप्लांट लेते हैं और वहां पर आपके सोमैटिक सेल से पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं, तो जीन के कॉम्बिनेशन में कोई चेंज तो नहीं आता। इसका मतलब वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। दैट्स वाई ऐसो को हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। ये बात, सोमा क्लोन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बात सही है। एक्सप्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं वो सेल या फिर वो पार्ट जिससे हम नया प्लांट बना रहे हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन भी टिश्यू कल्चर में कम टाइम में ज्यादा प्लांट को बना सकते हैं, वो भी टिश्यू कल्चर का एक तरीका है। और वायरस फ्री प्लांट के लिए हम मेरिस्टेम कल्चर करा सकते हैं। सारे कॉम्बिनेशन सही हैं और आंसर हमें अब 4 लग रहा है। चारों ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट। आपको पता है बायोलॉजिकल, आपको बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाने में भी हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया था और उसमें हम लोगों ने एक इस केमिकल को बनाया था जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज करते हैं एम्फाइसिमा पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। आपको पता है उसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में एक नाम और भी था जिसका नाम था लेक्ट एल्बुमिन, याद आया कि नहीं? ये लेक्ट एल्बुमिन नाम का ये केमिकल जो है वो आपको प्रोटीन का कंटेंट बढ़वा देता है आपके काऊ के मिल्क में, और वो काऊ का नाम रोजी आपको याद है, और कितना अमाउंट बढ़ा लिया गया था 2.4 ग्राम पर लीटर, है ना? ये बात याद रखना। तो ये आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आपको कैंसर के ट्रीट में हेल्प नहीं करेगा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं करेगा, अल्जाइमर्स में नहीं करेगा। आंसर आपके पास एम्फाइसिमा होगा और आपको पता है ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। 147 के बाद 148, कॉर्न बोरर इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन इंक्लूडेड बाय जीन। वो इस जीन का नाम होता है क्राइजीन, उस प्रोटीन का नाम होता है क्रिस्टल प्रोटीन। और कॉर्न बोरर की बात करी जाए तो आपका जवाब होगा क्राई फर्स्ट ए बी, लेकिन जबकि क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकेंड ए बी आपके पास किसे कंट्रोल करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं कॉटन बोलवॉर्म को। ठीक है बेटा, आंसर यहां पर कॉर्न बोरर के लिए सेकंड बनेगा। आगे 148 के बाद 149, बायोलिस्टिक टेक्निक इज यूज्ड इन। आपको पता है जीन गन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल को कॉम्पिटेंट बनाना, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट, डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट करना, 42 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना, फिर आइस में रख देना। तो जिस तरीके से वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसे टेक अप कर लिया जाए, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एनिमल सेल में माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज करते हैं और प्लांट सेल में हम जीन गन या बायोलिस्टिक गन मेथड का यूज करते हैं। तो ये बायोलिस्टिक टेक्निक इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर प्रोसेस में नहीं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में नहीं, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन प्रोसेस में नहीं, ये एक तरीके का जीन ट्रांसफर प्रोसेस होता है। आपके पास 149 का 4 हो जाएगा। और इस सेशन का आखिरी हमारा, इसके बाद कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे हमारे केशव सर, और केशव सर आ चुके हैं और एकदम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग जो है ना एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। और वेक्टर की बात करी जाए तो वेक्टर प्लाज्मिड भी होता है, कॉस्मिड भी होता है, फाज्मिड भी होता है, और आंसर आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, यहां तक आपने मेरे साथ डिस्कस किए हैं और आगे के क्वेश्चन आप केशव सर के साथ मजे लेते हुए करिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और धन्यवाद करिए केशव सर का। लीजिए सर। थैंक यू सर। बेटा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 151 से शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। बेटा अगर डीएनए की कॉपी बनानी है, अगर डीएनए की कॉपी बनानी है तो इन ऑप्शंस में कौन कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा? कंट्रोल कॉपी नंबर। बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट और रोप। याद रखना जो ओरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। क्लियर? अगर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट की, डिजायर जीन की मल्टीपल कॉपी बनानी है तो ये मल्टीपल कॉपी के लिए ओरी रिस्पॉन्सिबल है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होती है, ये रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट को अलग करने के लिए होती है। क्लियर? तो 151 का पहला हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 152। विच
among these are known as main technique, which among these are known as main technique which are responsible for origin of modern biotechnology। बेटा बायोटेक्नोलॉजी की ओरिजिन के लिए, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसकी ओरिजिन के लिए इनमें क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना पहला ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा बिल्कुल सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है चेंज इन, अगर कोई टेक्निक चेंज इन केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, अगर कोई टेक्निक डीएनए की केमिस्ट्री में चेंज ला दे, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और मैं बायोटेक में अपने जीन में, अपने डीएनए में चेंज ही तो करते हैं, अपने क्रोमोजोम में, अपने जेनेटिक मटेरियल में डिजायर्ड जीन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। फाइकोलॉजी गलत बेटा, पार्थिनोजेनेसिस गलत, क्रिएशन ऑफ स्टेराइल एम्बिएंट ये भी सही है। अगर हमारे पास में स्टेराइल वातावरण है तो हम अपने जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म को स्टेराइल वातावरण में रखकर डिजायर्ड प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ 152 में ए और डी दोनों होंगे। क्लियर, तो मेरा आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और डी। ये दोनों चीज़ें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो स्टेराइल एम्बिएंट को पैदा करना और साथ साथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग का बनना। क्लियर, तो 152 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एसोसिएशन ग्रुप गिवन द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेटा कौन ऐसी एसोसिएशन है जिसने बायोटेक की डेफिनेशन दी, बताओ। EFBI गलत, नाको गलत, EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या कहा कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेटा जो नेचुरल साइंस है, इसमें क्या करते हैं, जो नेचुरल साइंस है इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट कर देते हैं किसके साथ में, ऑर्गेनिज्म के साथ। ऑर्गेनिज्म के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑर्गेनिज्म की सेल के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, या उसके किसी स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, या उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग। तो नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन ऑर्गेनिज्म, सेल, स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ क्यों करते हैं बेटा, इसलिए करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। मानव जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, इसके लिए हमने क्या किया, नेचुरल साइंस को ऑर्गेनिज्म के साथ या उसके स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर, इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी थी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी थी। तो 153 का हो जाएगा थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 154, एवरेज टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस विदाउट ग्रीन हाउस गैस। बेटा अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती, जैसे मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, सॉरी मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगर ये ना होती तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का, अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता, बर्फ ही बर्फ होती। ठीक है, फिर कहते हैं अगर ग्रीन हाउस गैसेस अगर प्रेजेंट हैं, अगर बेटा ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से अगर ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर प्रेजेंट हैं तो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस बनता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर ना होती तो -18 डिग्री सेल्सियस होता। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिकल देन टेम्परेट ओरिजिन इज ड्यू टू। बेटा ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, उसकी वजह क्या है। ट्रॉपिकल एरिया बेटा लेस सीजनल होता है, इसकी डाइवर्सिटी की मेन वजह बेटा है यहाँ पर जो टॉपिक्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया होता है ये लेस सीजनल होता है। यहाँ बेटा सनलाइट जो है ये बढ़िया पड़ती है, गुड सनलाइट होती है, साथ साथ में पानी भी, जो वाटर है ये भी सफिशिएंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फेवर करती हैं
यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और साथ साथ में यहाँ निच स्पेशलाइजेशन होता है। यहाँ जो स्पीसी रहती हैं वो उसी निच में रहने के लिए लायक बन जाती है, तो निच स्पेशलाइजेशन भी होता है, इस वजह से टॉपिक्स में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो देखते हैं प्रेजेंस ऑफ सीजनल इन्वायरमेंट गलत है, मोर सीजनल इन्वायरमेंट नहीं होता है ट्रॉपिकल का, लेस सीजनल इन्वायरमेंट होता है। फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन गलत, फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन बेटा टेम्परेट में होता है। हाई वेरिएबल क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेस सोलर बेटा गलत है, यहाँ पर वेरिएबल क्लाइमेट नहीं होता है, सोलर लाइट कम नहीं पड़ती है, ज़्यादा सोलर लाइट पड़ती है। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी विथ कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, यही सही हो जाएगा। टॉपिक्स में डाइवर्सिटी के ज़्यादा होने की वजह है लास्ट वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन है इन एनिमल द ऑर्गेनिज्म इफ अनएबल टू माइग्रेट, अगर वो माइग्रेट नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है जब एडवर्स कंडीशन आती हैं, तो वो तकलीफ से बचने के लिए स्केप कर जाता है, तकलीफ से बचने के लिए स्केप कर जाता है टाइम में। और वो क्या क्या स्केप के एग्जाम्पल्स हैं, बताओ स्केप्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा हाइबरनेशन कर जाएगा, हाइबरनेशन का मतलब विंटर में ये जमीन के अंदर चला जाएगा, इसको हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन को बेटा, हाइबरनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विंटर स्लीप कहते हैं, ठीक है। एस्टिवेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिवेशन को हम लोग बेटा समर स्लीप कहते हैं, क्या कहते हैं, समर स्लीप कहते हैं, ठीक है। और डाइपॉज, ये तीनों हो जाएंगे। डाइपॉज का मतलब होता है सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जो बेटा जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जब भी एडवर्स कंडीशन आती है तो ये सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में चले जाते हैं, जिसको डाइपॉज कहते हैं। मिमिक्री इसमें नहीं आएगा, तो ए बी सी तीनों आएंगे, आंसर हो जाएगा मेरा थर्ड। 156 का थर्ड हो जाएगा। 157 देखो, टाइगर सेंसस, बेटा टाइगर की जनगणना जो है इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन, जब भी हम टाइगर की जनगणना करते हैं तो फीकल पैलेट और पगमार्क इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, फीकल पैलेट और पगमार्क दोनों का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी, याद रखना अगर मुझे पॉपुलेशन डेंसिटी का पता लगाना है तो हम नंबर को काउंट करते हैं, बायोमास का इस्तेमाल करते हैं, बायोमास का इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टाइगर की जनगणना करनी है, टाइगर की अगर सेंसस करनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी पता लगानी है, तो पगमार्क और फीकल पैलेट इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा 157 का आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखो 158, वाटर एक्ट बिकम इफेक्टिव इन इंडिया, पानी में वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। वो कानून कब बनाया गया था बेटा, 1974 में, ठीक है, 1974 में कानून बनाया गया था। 81 में आया एयर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट आया था, ठीक है। ये दोनों डेट से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, यहीं पे 1974 में चिपको मूवमेंट की बात करी गई। चिपको मूवमेंट डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए उत्तराखंड में एक मूवमेंट चला था, चिपको मूवमेंट, वो भी 1974 में ही चला था। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। 159 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की कौन ऐसी ऑप्शन है जो इसकी फंक्शनल यूनिट नहीं है। बेटा इकोसिस्टम के 4 फंक्शन होते हैं, एक तो बेटा फंक्शन है प्रोडक्शन करना, दूसरा फंक्शन है डिकम्पोजिशन करना, तीसरा फंक्शन है एनर्जी का फ्लो करना, और चौथा फंक्शन है न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग। बेटा चौथा फंक्शन है न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग, क्लियर। तो एनर्जी फ्लो भी है, डिकम्पोजिशन भी है, प्रोडक्टिविटी भी है। ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में आता है, ना कि फंक्शन में, ये इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में आता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। तो 159 लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। 160, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, इनमें कौन ऑड है, कौन इसमें ऐसा है जो मेल नहीं खा रहा है। फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये बेटा तीनों स्टेप जो है, सॉरी, ये जो तीनों स्टेप हैं, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये तीनों स्टेप डिकम्पोजिशन के अंदर आते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं आता है। तो थर्ड वाला जो है ये इसमें ऑड है, तीनों से मैच नहीं करता है, तो 160 का हो जाएगा थर्ड।
161 विच एसोसिएशन एग्जाम्प्लीफाइड कॉमेंसलिज्म, कौन इसमें है जो कॉमेंसलिज्म को दर्शा रहा है? 161 कौन ऐसा है जो कॉमेंसलिज्म को दर्शा रहा है? आर्किड और मैंगो, बेटा बिल्कुल सही है, आर्किड और मैंगो कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। ईग्रेट एंड बेलेनोप्टेरा, बेल नहीं बेटा, बेल के ऊपर बार्नेकल रहते हैं, ईगल नहीं रहती। अगर यहाँ बार्नेकल्स होते, अगर यहाँ बार्नेकल्स होते तब तो सही था, ये गलत हो गया। सिल्वर फिश एडम्सिया गलत है, ये बार्नेकल और कैटल गलत है, बार्नेकल और कैटल भी गलत है। तो सिर्फ पहला है जो कॉमेंसलिज्म को दर्शा रहा है। तो 161 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। भाई कॉमेंसलिज्म में क्या है? आर्किड और मैंगो आता है, साथ साथ में और भी इसमें आएगा, इसमें और भी चीजें आएंगी, जैसे इसमें कैटल ईग्रेट आएगी, कैटल ईग्रेट और कैटल, ये भी कॉमेंसलिज्म को दर्शा रहा है। ठीक है, वेल, वेल के ऊपर पाए जाने वाले बार्नेकल्स जो होते हैं, बार्नेकल्स जो होते हैं ये भी कॉमेंसलिज्म दर्शाते हैं। बेटा यहाँ पर देखो, ये जो सी एनीमोन है, जो सी एनीमोन है, इसके ऊपर जो क्लोन फिश रहती हैं ये भी कॉमेंसलिज्म को दर्शाती हैं। तो एक कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल ये है, एक ये है, एक ये है और चौथा ये वाला है। 4 एग्जाम्पल आपके पास है। 161 का हो जाएगा पहला। 162 देखो, अर्थ समिट कब हुई थी? बेटा अर्थ समिट पहली, हाँ याद रखना, अर्थ समिट जो है ये 1992 में ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरो, यहाँ पर हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो समिट हुई थी ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हुई थी। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए। ठीक है, और साथ साथ में कंजर्व करने के साथ साथ में इसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कैसे करा जाए, ऐसे यूटिलाइज किया जाए जिससे सुविधाएं हमें लंबे समय तक मिलती रहें, सतत मिलती रहें, ऐसे प्रयास किए जाएं। तो 162 का हो जाएगा सेकंड। और बर्ड समिट 2002 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी। ठीक है बेटा। 163 देखो, क्लास मेमेलिया में कौन कौन सी फैमिली आती हैं? क्लास मेमेलिया में कौन कौन सी फैमिली आती हैं? तो याद रखना बेटा, फेलिडी और कैनिडी ये दोनों मेमेलिया में आती हैं। क्लियर, ये दोनों मेमेलिया में आती हैं, थैलेडी और कैनिडी। तो 163 का हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंगस फाउंड इन क्लास एस्कोमाइसीड्स? याद रखना एस्कोमाइसीड्स के फंगस पूछे गए हैं। एस्कोमाइसीड्स को मैं याद करने के लिए बताता हूं कंपनी, और जो बेटा कंपनी है ये टी कंपनी है, टी कंपनी। सी से है क्लेविसेप्स, सी से बेटा है क्लेविसेप्स, सी से है क्लेविसेप्स, ए से है एस्परजिलस, ए से है एस्परजिलस, एम से है मॉरल, पी से है बेटा पक्सिनिया, सॉरी पी से है पेनिसिलियम, पी से है पेनिसिलियम। ठीक है, एन से है न्यूरोस्पोरा, एन से है न्यूरोस्पोरा, बाई से है ईस्ट और टी से है ट्रफल, ट्रफल और बाई से क्या है? बाई से बेटा ईस्ट है। अब जरा चेक कर लो, कुछ नहीं है, बताओ। पेनिसिलियम भी बेटा इसमें आएगा, ईस्ट भी इसमें आएगा। ठीक है, और साथ साथ में इसमें क्लेविसेप्स आएगा, इसमें न्यूरोस्पोरा आएगा, साथ साथ में इसमें एस्परजिलस आएगा, इसमें मोरल्स आएंगे, इसमें टफल्स आएंगे। आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलेंगे 164 के 7 के साथ। ठीक है, 167 में 164 में 7 के साथ चलेंगे। क्लियर, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 165 देखो, कस्क्यूटा क्या है? कस्क्यूटा को बेटा अमर बेल कहते हैं, कस्क्यूटा को आकाश बेल कहते हैं, कस्क्यूटा को डोडर कहते हैं। और ये एक ऐसा एंजियोस्पर्म है, ये एक ऐसा एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, जिसको हम लोग टोटल स्टेम पैरासाइट कहते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? ये बेटा एक प्लांट है, ये लिखा है पहला है एक टाइप ऑफ प्लांट है, बिल्कुल सही है। ए टाइप ऑफ पैरासिटिक फंगस है, गलत है। ए टाइप ऑफ पैरासिटिक एनिमल, गलत है। मोर देन वन, गलत है। तो पहला आंसर हो जाएगा एक ये टाइप ऑफ प्लांट है और टोटल स्टेम पैरासाइट है, वो भी एंजियोस्पर्म प्लांट है। ये स्ट्रोबिलाई और कोन आर अकर इन विच प्लांट? बेटा स्ट्रोबिलाई और जो कोन की बात करी गई, ये बात आती है टेरिडोफाइट्स में,
ये बेटा बात आती है टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में। और कहाँ आती है? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में मेल कोन भी होती है और फीमेल कोन भी होती है। ठीक है, मेल कोन भी होती है, फीमेल कोन भी होती है। टेरिडोफाइट्स में जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, वहां पर आप कोन देखेंगे। और वो भी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में कौन कौन आता है बेटा? इसमें सिलेजिनेला आता है, इसमें सिलेजिनेला आता है और साल्विनिया आता है। ठीक है, तो ये जो सिलेजिनेला है यहाँ पर आपके कोन मुझे मिलती है। ये तो फर्न हो गया। फर्न एक्चुअली होमोस्पोरस बेटा है। जो फर्न है ये होमोस्पोरस है और यहाँ कोन नहीं बनते हैं। फ्यूनेरिया मास है, ये ब्रायोफाइट है, यहाँ भी कोन नहीं बनेंगे, यहाँ भी कोन नहीं बनेंगे, आलाब्दीज हो नहीं सकता है। आंसर हो जाएगा बेटा सिलेजिनेला। क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला हो जाएगा। और यही सिलेजिनेला जो है ये कोन रखता है। अगला क्वेश्चन देखो, जिसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं। इन क्लोइकल अपर्चर, जो बेटा क्लोइकल अपर्चर होता है उसमें क्या क्या खुलता है? याद रखना, क्लोइकल अपर्चर में एलिमेंट्री कैनाल भी खुलती है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल भी खुलती है। ये मान लो क्लोइका है। साथ साथ में जो किडनी होते हैं, किडनी से आने वाला जो पेशाब है, यूरिन है, वो भी यहीं पे खुलता है। और मान लो यहाँ पर टेस्टिस है, टेस्टिस अगर स्पर्म बनाएगा बेटा, अगर टेस्टिस स्पर्म बनाता है या मेल गैमीट बनते हैं या ओवरी ओवम बनाती है, ये भी इसी में खुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और जो जर्मिनल ट्रैक्ट होती है, जेनाइटल ट्रैक्ट होती है, वो सब क्लोइकल अपर्चर में खुलती, क्लोइका में खुलती हैं। और इसी क्लोइकल अपर्चर से ये तीनों चीजें बाहर निकलती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव तीनों डक्ट जो है खुलती हैं। आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, 167 का हो जाएगा 4। बेटा 168 देखते हैं। इन विच क्लास ऑफ एल्गी मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट? शेप में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है बेटा क्लोरोफाइसी में। कहाँ होती है? क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफाइसी का मतलब ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है बेटा? सड़क पर। याद रखना, ग्रीन एल्गी जो होते हैं इनमें स्पाइरल होता है, डिस्क शेप होता है, कप शेप होता है, प्लेट शेप होता है। ठीक है, और यहाँ पर रेटिकुलेट होता है या रिगन शेप होता है। ठीक, इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का शेप वेरी करता है। इन क्लोरोफाइसिस सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्लियर? तो 168 का हो जाएगा, 168 का बेटा आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज 169। देखो मेरे पास में एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में जो जो डोमिनेंट फेज है बेटा, ये जो डोमिनेंट फेज है जो ज़्यादा देर तक रह रहा है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट जो है ये लॉन्ग लिव्ड है। ठीक है, और जो 2n अवस्था है वो शॉर्ट लिव्ड है। 2n अवस्था शॉर्ट लिव्ड है और 2n में जाइगोट में मियोसिस हो रही है। अगर बेटा जाइगोट में मियोसिस पाई जाए तो आंसर होगा एल्गी। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस होती है, यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस होती है। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं जो, यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है। क्लियर? यहाँ ब्रायोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल होता है। तो जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है, इसमें जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल में मियोसिस होती है। क्लियर? इसके बाद टाइडोफाइटा की बात करें, टाइडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है वहां पर भी स्पोरोफाइट में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ अलग तरीके से स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि एल्गी में क्या होगा। एल्गी में बेटा जाइगोटिक मियोसिस होती है। तो यहाँ स्पाइरोगायरा एल्गी है, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पर। बताओ आंसर क्या होगा 169 के? 169 में याद रखना बेटा, यहाँ पर जो स्पाइरोगायरा है यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस, हाँ ये देखो 169 हैप्लॉन्टिक ऑल ब्रायोफाइट ऑल टेसम एल्गी, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और स्पाइरोगायरा। तो ये 169 का एल्गी में होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला, एल्गी में। ठीक, इसके बाद देखो, लेकिन ये पॉलीसिफोनिया और एक्टोकार्पस ये भी एल्गी हैं। पॉलीसिफोनिया और एक्टोकार्पस बेटा ये भी एल्गी हैं।
यस, तो यहाँ पर आंसर एल्गी है, तो एल्गी पे सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। गिवन द गिवन डायग्राम क्या है ये बेटा? गिवन डायग्राम में क्या है देखो, ये हमारे पास में एक एस्टिवेशन है, और बेटा इस एस्टिवेशन में ये वाला एक पीछे की तरफ जो है ये स्टैंडर्ड है, बीच वाले जो हैं ये विंग है, विंग को हम लोग एली भी कहते हैं, और सबसे आगे की तरफ जो दो हैं ये अकेला है, जो जो स्टैंडर्ड है वो अकेला है, और जो आगे वाले कील हैं ये भी बेटा दो हैं, और ये दो फ्यूज हैं। तो 1+2+2 ऐसी कंडीशन पाई जाए तो इसको बेटा कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। दिस इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, और ये पाया जाता है फेबेसी फैमिली में, और फेबेसी फैमिली में आता है मटर, पी आता है। तो आंसर हो जाएगा 170 का सेकंड। ठीक है, 171 देखो, इन मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो और कोकोनट का जो फ्रूट होता है उसको क्या कहते हैं? आंसर करो। मैंगो और कोकोनट में कैसा फ्रूट होता है बेटा? ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है। ठीक है, सुपीरियर ओवरी होती है, ड्रूप फ्रूट होता है। मैंगो का जो मीजोकार्प है ये बेटा एडिबल होता है, खाने वाला होता है, और कोकोनट का जो मीजोकार्प होता है वो स्पंजी होता है, फाइब्रस होता है। ठीक है, फाइब्रस होता है। और कोकोनट की जो चीज खाने वाली होती है वो बेटा लिक्विड एंडोस्पर्म इसका एडिबल होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म। ये दोनों ड्रूप हैं। क्लियर? सुपीरियर ओवरी दोनों में पाई जाती है। अगला देखो, सिस्वेनिया, ट्राइफोलियम, इंडिगोफेरा, ये तीनों किस फैमिली से संबंध रखते हैं? सिस्वेनिया, ट्राइफोलियम, ये दोनों बेटा ये दोनों फॉडर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, गाय भैंस का भोजन है, ये फॉडर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इंडिगोफेरा जो है इससे नील प्राप्त होती है, ब्लू नील। ओके, तो ये तीनों किस फैमिली के हैं? ये बेटा फेबेसी फैमिली के पौधे हैं। ठीक है, फेबेसी फैमिली के पौधे हैं जिसमें दालें आती हैं, पल्सेस आती हैं। चारा वाले में ट्राइफोलियम सिस्वेनिया आता है, नील में इंडिगोफेरा आता है, गले की दवाई में मुलेठी आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। 173 में देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम बेटा दिया हुआ है। हाँ, एक डायग्राम दिया हुआ है। यस, एक डायग्राम दिया हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। बताओ इसके लिए क्या ऑप्शन होगा? इसके लिए क्या ऑप्शन होगा बेटा? ये नर्व फाइबर दिया हुआ है, ये नर्व फाइबर दिया हुआ है, ये बेटा नर्व फाइबर दिया हुआ है, न्यूरॉन दिया हुआ है, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ डेंड्राइट होते हैं, ये बेटा सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी होती है, ये एक्सॉन होता है। तो जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है, ये मिलकर न्यूरल टिश्यू बनाते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का न्यूरल टिश्यू है। क्या है? न्यूरल टिश्यू है। तो मेरा आंसर 173 का हो जाएगा सेकेंड। क्लियर बेटा? यहाँ पर देखो एक बच्चा, ये 169 नंबर जो क्वेश्चन है, ये इसमें देखो जो जाइगोटिक मियोसिस है ये सारे एल्गी में नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो यहाँ पर हम स्पायरोगायरा की तरफ ही जाएंगे। क्लियर? पॉलीसिपोनिया, एक्टोकार्पस और केल्प जो होते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस मुझे मिलते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो एल्गी होते हैं वहाँ जाइगोटिक मियोसिस होती है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। तो 169 में पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, अगला 172 हो गया, 173 भी हो गया, 174 देखते हैं। देखो बेटा एक डायग्राम दिया है मेरे सामने 174, और 174 में लिखा है कि इसमें जो कांकरोच के लिए क्या करेक्ट है, ये कांकरोच की बात करी गई है। ठीक है, और ये कांकरोच का बेटा माउथ पार्ट है। कांकरोच का जो माउथ पार्ट होता है ये बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का होता है, ये बेटा बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दो मैग्जिला होते हैं, इसके माउथ पार्ट में दो मैग्जिला होते हैं बेटा, दो मैंडिबिल होते हैं, दो इसमें मैंडिबिल होते हैं। ठीक है, एक लेवियम होता है, एक क्या होता है? लेवियम। एक होता है बेटा लेब्रम, एक लेब्रम होता है। लेवियम को लोअर लिप कहते हैं, लेब्रम को अपर लिप कहते हैं। ठीक है, और साथ साथ में इसमें हाइपोफैरिंक्स भी होता है जो टंग की तरह काम करता है। तो अगर माउथ पार्ट से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो है
ये लेवियम की बात करी गई है, एनसीईआरटी में बना हुआ है लेवियम, ठीक। तो ये क्या है, ये बेटा एक माउथ पार्ट है, इज अ टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो 174 का हो जाएगा फोर्थ आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ सेल जंक्शन फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। बेटा एपिथेलियम और अदर टिश्यू में कौन से जंक्शन पाए जाएंगे, 175 मैं करने जा रहा हूं। बेटा गैप जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, ये सारे जंक्शन पाए जाएंगे। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। गैप जंक्शन वो होते हैं जो दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, याद रखना, अगर दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड अगर निकलते हैं और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं एक सेल से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं, चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो, अगर ये आ जा सकते हैं तो इसको हम कहते हैं गैप जंक्शन। एडेरिंग जंक्शन का मतलब होता है दो सेल को चिपकाने के लिए सीमेंट का काम करें, ये बेटा सीमेंटिंग का काम करते हैं दो नेबरिंग सेल को चिपकाने के लिए। टाइट जंक्शन का मतलब होता है ये बेटा दो सेल के बीच में जो लीकेज होता है, जो प्रिवेंट लीकेज, ये प्रिवेंट लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जंक्शन पाए जाते हैं हमारी एपिथेलियल या अदर टिश्यू में। अगला क्वेश्चन देखो 175, विच इज अ सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये हार्मोन्स बनाती है, हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। मिल्क हार्मोन नहीं है, सलाइवा हार्मोन नहीं है, तो हार्मोन क्या है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से बनता है, ठीक है। तो बेटा 176 का हो जाएगा हमारा सेकंड। 175 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी मेरिस्टम। इनमें कौन प्राइमरी मेरिस्टम है जो बेटा अर्ली लाइफ में बनती है, प्लांट के अर्ली स्टेज में जो बनेगी इसको प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारी आती है एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, और साथ साथ में इसमें आती है इंटर कैलरी मेरिस्टम। एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टम आती है, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया है प्राइमरी मेरिस्टम क्या है, तो इंटर कैलरी मेरिस्टम जो होती है इसको प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। और ये तीनों जो मेरिस्टम है ये बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम है। क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम। इन अर्ली मेरिस्टम या प्राइमरी मेरिस्टम जब डिवाइड करेगी तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा, और सेकेंडरी मेरिस्टम जब डिवाइड करेगी तो फर्दर मैच्योर टिश्यू बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 177 का हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक। 178 नंबर देखते हैं। बेटा ट्रैकीड आर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ। ट्रैकीड जितने भी वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जितने भी वैस्कुलर टिश्यू होते हैं उनमें ट्रैकीड्स आपको मिलेंगे। पाइनस में भी मिलेंगे, यूकेलिप्टस में भी मिलेंगे और सिड्रस में मिलेंगे, ठीक है। यूकेलिप्टस बेटा एक एंजियोस्पर्म है और ये दोनों क्या है, ये दोनों जिम्नोस्पर्म है। यहाँ पर आपको ट्रैकीड्स मिलेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 178 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म सभी में हमको ट्रैकीड्स मिलते हैं, लेकिन ट्रैकीड्स में जो वेसल्स होती हैं वो एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक हैं, एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। कौन इसमें बेटा गलत मैच है, इनकरेक्ट मैच है। जरा देखते हैं, बॉमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करते हैं, बिल्कुल सही है। डीसीटी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं करती है। याद रखना ये पानी है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन है, इनका करती है, ग्लूकोज का नहीं करती है, ये गलत हो गया। ग्लूकोज का यहाँ अगर पीसीटी दिया होता तो सही था, ये नहीं करती है। हेलने लूप यूरिन को कंसंट्रेट करता है, ये भी बात सही है। पीसीटी एब्जॉर्प्शन करती है सोडियम और पोटेशियम का, ये भी सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 179 का बेटा हो जाएगा सेकेंड। ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नाउ 180 बेटा मुझे एक क्वेश्चन मिला, इसमें पूछा गया है रॉन्ग क्या है इसमें। एसिटोल को एंजाइम ए बेटा 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। जब भी पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं, तो 3 कार्बन से 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है, एक CO2 निकलती है। तो पहला सही है, 2 कार्बन है। साइट्रिक एसिड बेटा 4 कार्बन का है, ये गलत है।
ये एक्चुअली 6 कार्बन का होता है, तो ये गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया। मुझे और गलत भी मिल सकते हैं। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन है, बिल्कुल सही है। अल्फा कीटो के बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा उसमें भी 4 कार्बन होंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, इस वजह से 5 की जगह 4 रह जाते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला इनकरेक्ट है। साइट्रिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं। तो बेटा 180 में हम चलेंगे ऑप्शन फर्स्ट के साथ, जहां बी दिया हुआ है, जहां बेटा बी दिया है, ओनली बी इनकरेक्ट है। ठीक है, 181 देखो, 181 देखो, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर यूटिलाइज एज वेल एज रिलीज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। कौन है ऐसा जो ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है और निकलता है, यूज और रिलीज होता है, बताओ क्या होगा। 181 में सिर्फ बेटा एटीपी ऐसा है, 2 एटीपी यहां यूज होते हैं, 2 एटीपी यूज होते हैं और 4 एटीपी पैदा होते हैं, 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो बताओ, यही तो एक ऐसा है, देखो ना तो वाटर यहाँ वाटर रिलीज तो होगा बेटा, वाटर यहाँ रिलीज होगा लेकिन यूज नहीं होगा, CO2 रिलीज भी नहीं होगा। तो यहाँ जहाँ CO2 दिया है O2 दिया है तो गलत ही है, CO2 का कोई लेना नहीं। वाटर यहाँ रिलीज होता है लेकिन यूज नहीं होता, एटीपी सिर्फ यूज भी होता है और रिलीज भी होता है। तो आंसर 181 का हो जाएगा सेकेंड, 181 का सेकेंड हो जाएगा एटीपी। नाउ द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। वेरी गुड बेटा। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करी जाए, हेल्थ का मतलब होता है द स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या आएगा, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इंडिया दुनिया का पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था 1951 में, ये भी बात सही है। ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, MMR और IMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट घटी है, डिक्लाइन हुई है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है, ये भी बात सही है। तो बेटा 182 में हम कहाँ जाएंगे, 182 में जाएंगे ऑल ऑफ दीज के साथ, सारे सही है यहाँ पे, 182 का ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स। बेटा जब भी वाटर पोल्यूशन की बात आती है तो हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, अर्काटा टाउन याद करो। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए अर्काटा टाउन के लोगों ने अपने शहर का पानी समुद्र में मिलने से पहले उसको ट्रीट कर लिया था। उसको 60 हेक्टेयर की लैंड से गुजारा था, जिसमें उन्होंने एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट को शो कर दिया था। जब गंदा पानी 60 हेक्टेयर की लैंड से गुजर रहा था तो गंदगी को, जो डिजार्व इम्प्योरिटी थी, हैवी मेटल्स थे, उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया, यूटिलाइज कर लिया गया, एसिमुलेट कर लिया गया। किनके द्वारा, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट के द्वारा। इस वेंचर की देखरेख के लिए जो लोग सामने आए उनको फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स बोला गया। बेटा ये वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए है। 183 का हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखो 184 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट ऑक्यूपाई मोर देन वन टॉपिक लेवल in different type of ecosystem, which one of the following type of organism not occupy more than one topic level in different type of ecosystem। जो इकोसिस्टम की अगर बात करी जाए, बेटा इकोसिस्टम की अगर बात करी जाए तो इंसान भी एक से ज्यादा टॉपिक लेवल में रह सकता है। बताओ, इंसान बेटा हर्बीवोर भी है, इंसान हर्बीवोर है तो टॉपिक लेवल T1 होगा, सॉरी टॉपिक लेवल T2 होगा। और अगर ये मांस खाता है, अगर बेटा ये फ्लैश खाता है तो ये टॉपिक लेवल T3 में चला जाएगा। तो एक से ज्यादा टॉपिक लेवल हो सकते हैं। यही फिश का हो गया, फिश बेटा हर्ब भी खाती है और फिश मांस भी खाती है, फिश मीट भी खाती है, छोटी मछली को भी खाती है, तो ये टॉपिक लेवल T2 में भी होगी, T3 में भी होगी। इसी तरीके से स्पैरो है, स्पैरो बेटा सीड भी खाती है, सीड खाएगी तो टॉपिक लेवल T2 में है। अगर ये इंसेक्ट खाएगी तो टॉपिक लेवल T3 में है। एक से ज्यादा टॉपिक लेवल में ये तीनों रह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक ही टॉपिक लेवल में रहता है। तो 184 का आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट आर नॉट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन साहब ने कहा था कि पॉपुलेशन में वेरिएशन है, पॉपुलेशन में वेरिएशन है, लोग अलग अलग फीचर के पाए जाते हैं, अलग अलग हाइट के पाए जाते हैं, अलग अलग गर्दन की लंबाई जो है ये भी अलग अलग होती है पॉपुलेशन में। तो इन्होंने कहा था कि अच्छा नॉट डार्विन थ्योरी, अच्छा नॉट लिखा है, कौन इसमें ऐसा है जो डार्विन की थ्योरी से संबंध नहीं रखता है? तो बेटा ब्रांचिंग डिसेंट तो संबंध रखता है, नेचुरल सिलेक्शन भी डार्विन का है, ये भी डार्विन का है, ये बेटा लैमार्क साहब का है, ये लैमार्क जी का है। और लार्ज डिफरेंस इन अराइजिंग सडन इन पॉपुलेशन, ये बेटा ह्यूगो डोब्रीज का है। ह्यूगो डोब्रीज ने म्यूटेशन की बात करी थी, और म्यूटेशन कहता है कि सडन चेंज, सडनली अगर चेंज होता है तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो सी और डी के साथ हम जाएंगे, ये दोनों डार्विन के नहीं है, डार्विन के ऊपर वाले दोनों है। तो 185 का हम आंसर करेंगे बेटा पहला वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 186, which one of the following type of which of the following is a type of living organism? कौन ऐसा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बताओ बेटा। पीपी येलो, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ये तो इम्यूनिटी के लिए है, ये तो बेटा इम्यूनिटी में आता है। पीपी येलो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसको बेटा माइकोप्लाज्मा कहते हैं, और ये एक प्रकार का मोनरा है, सिंगल सेल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। 186 देखो, 186 में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ये भी बेटा लिविंग है, ये भी लिविंग है। और मुझसे पूछा क्या गया, लिविंग पूछा गया, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ये कोई लिविंग नहीं है, तो हम जिनके संतान नहीं होती है उनको हम मेडिकली असिस्ट करते हैं, और मेडिकली असिस्ट करें तो ऐसी टेक्निक को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहते हैं। और ये तो वायरस है, और वायरस बेटा निर्जीव होते हैं जब तक इनको होस्ट नहीं मिलता है। तो मैं जाऊंगा A, B और C के साथ, तो आंसर हो जाएगा यही दो ऐसे हैं जो जीवित हैं, बाद बाकी कैसे हैं? वायरस जिंदा तो हो सकता है लेकिन जब वो होस्ट के अंदर आएगा तब वो मेटाबॉलिज्म शो करता है, बाहर रहेगा तो होस्ट के बाहर रहेगा तो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। Which one of the following is not vegetative propagule? बेटा कौन इसमें ऐसा है जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल नहीं है? 187 राइजोम, बेटा राइजोम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है, शकल भी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है, ऑफसेट भी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है। ये जो जेम्यूल है ये एसेक्सुअल बर्ड है, ये बेटा ये एसेक्सुअल बर्ड है। पता क्या है ये एक्चुअली स्पंजेज में होती है। कहाँ होती है स्पंज? स्पंज क्या है? स्पंज एनिमल है बेटा, स्पंज एनिमल्स हैं, ठीक है। स्पंजेस क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो 187 का आंसर हो जाएगा 4। अगला देखो 188 देखो, मेरे पास क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट मैच क्या है, इनमें कौन ऐसा है जो गलत है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, बेटा बर्थ के लिए जिम्मेदार होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये फीटस और माँ दोनों मिलकर इस रिफ्लेक्स को पैदा करते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी बेटा oogenesis बनती है, ओवम फॉर्मेशन में बनती है। सेकेंड पोलर बॉडी oogenesis में बनती है, यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस दिया है, गलत है, यही हो जाएगा इनकरेक्ट। इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की दीवार से अटैच करता है जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो सी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, मुझसे पूछा गया है गलत स्टेटमेंट। तो 188 का हो जाएगा सेकेंड रॉन्ग, थर्ड हो जाएगा रॉन्ग। 189 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ड्रोसोफिला। बेटा जो मार्गन साहब थे उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। इनको लेकर कौन सी बातें सही हैं? ड्रोसोफिला को लेकर ये बेटा रिप्रोड्यूस करता है पार्थिनोजेनेसिस से, गलत, पार्थिनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस नहीं करता है। स्मॉलर फीमेल इज मोर इजिली डिस्टिंग्विश फ्रॉम लार्जर मेल, ये भी गलत है। यहाँ सेक्चुअली डिस्टिंग्विश तो कर सकते हैं लेकिन फीमेल लार्जर नहीं होती, स्मॉलर नहीं होती, ठीक है। सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस 2 यंग फ्लाइज, गलत बेटा। कई सारी बच्चे एक बार अगर मैटिंग कर ले फीमेल, सिंगल मैटिंग से कई
अंडे बनते रहते हैं और अंडों से बच्चे बनते रहते हैं। यहाँ 2 लिखा है, 2 फ्लाई बनती है, गलत, यहाँ मैं नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इट कंप्लीट लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक, ये सही है। इसकी बेटा जीवन चक्र जो है, लाइफ साइकिल जो है, ये 2 वीक की होती है। तो सिर्फ 4th आंसर ऐसा है जो करेक्ट है, बाद बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लेकर। तो 189 का हो जाएगा 4। नाउ द नेक्स्ट वन इज which in given below example how many animals are डिप्लोब्लास्टिक। कौन ऐसे हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं? बेटा हाइड्रा है, हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। स्पंजेज भी डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ठीक है, स्पंजेज भी साइकान भी नहीं है, एडम्सिया भी नहीं है, ठीक है, मिलेंडिना भी नहीं है, टीनिया सोलियम हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, कांक्रोच हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, टिनोप्लेना भी नहीं होगा, फाइसेलिया पोर्तुगीजा मैनाबार भी नहीं होगा, सीपिया हो जाएगा। तो 1 2 3 मेरे पास आंसर होगा 3 ऐसे हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं। तो 190 का हो जाएगा 4, 190 का हो जाएगा 4। 3 ऐसे हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे पास बेटा एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में 4 सेल ऑर्गेनेल दिए हैं। पूछा गया है कि कौन ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिसमें आरएनए और 70S राइबोसोम होता है। 70S, ये बेटा चारों ऐसे हैं जो यूकैरियोट सेल में होंगे। ऐसे तो हाँ, चारों यूकैरियोट सेल में। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो यूकैरियोटिक सेल है उसके साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है और साथ साथ में इनमें अपना आरएनए भी है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना अपना आरएनए भी है, अपना अपना डीएनए भी है, अपना अपना डीएनए भी है, और ये सब मिलकर अपनी प्रोटीन बना सकते हैं। इसी वजह से इनको कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस। ये दोनों कैसे हैं? ये बेटा दोनों सेमी ऑटोनोमस हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 191 में 2 ऐसे हैं जिनमें ये फीचर्स हैं। तो 191 का हो जाएगा 2। यहाँ पर एक ये है और एक ये है, ये दोनों ऐसे हैं जिनमें राइबोसोम और आरएनए, राइबोसोम 70S और आरएनए दोनों पाए जाएंगे। 192 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर आर नॉट इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग। इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट बैलेंसिंग में इस्तेमाल नहीं होता है? बेटा देखो, यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर इस तरीके से बैलेंसिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है, इसमें क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल, यूटिकुलस, ये हो जाएगा बेटा सेकुलस, ये हो जाएगा कॉकलिया, ठीक है। तो कॉकलिया हियरिंग के लिए है, कॉकलिया हियरिंग के लिए है, ऊपर वाले जितने भी हैं ये सब बैलेंसिंग के लिए हैं। यूटिकुलस, सेकुलस और सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंसिंग के लिए है। कॉकलिया की बात करी जाए बेटा, तो कॉकलिया में क्या होता है? कॉकलिया में स्केला वेस्टिबुलाई के ऊपर आर्गन ऑफ कार्टाई होता है और यहाँ पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हियरिंग के लिए है, ना कि बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आंसर हो जाएगा, जो बैलेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 193, इफ अ सैंपल ऑफ बी डीएनए विच लेंथ आर 5.1 मीटर। बेटा इसकी लेंथ 5.1 मीटर है, तो बेस पेयर, देन नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन सैंपल। नंबर ऑफ बेस पेयर क्या होंगे? तो याद रखो हमारी लेंथ कितनी है? लेंथ बेटा 5.1 है। कितनी लेंथ है? 5. तो जो नंबर ऑफ बेस पेयर हैं, जो बेटा नंबर ऑफ बेस पेयर हैं, इस पे क्या करेंगे? लेंथ की बात करेंगे। 5.1 मीटर लेंथ है, और साथ साथ में 2 बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है ये बेटा 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ 3.4 इंटू 10⁻⁻10 कर देंगे, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 अगर करेंगे 3 1 जा 3, तो यहाँ 1 आएगा। ऑप्शन देखो क्या क्या है इसमें। ऑप्शन बेटा है 1.5 इंटू 10⁻10 याद रखना, यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा, ये वाला 1.5 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। देखो ये जो 10 है ये ऊपर जाएगा, तो ये 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब करोगे 3.5 मान लीजिए, तो ये आंसर लगभग यही है, 1.5 इंटू 10⁻10 आंसर आएगा, ठीक है।
तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 193 का। मुझे अगर बेस पेयर का नंबर चाहिए तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 आ जाएगा। वैसे कितना होता है 6.6 इंटू 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, यही तो होता है 6.6 इंटू 10 यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि हमारे डीएनए की जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है। मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, बेटा सेल में जो एक्टिविटी होती है उसका मेन एरेना क्या है? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो 194 का हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा 194 का, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 195 देखो, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट इन इंडस्ट्री, डस्ट इन इंडस्ट्री रिजल्ट्स। बेटा अगर कोई मजदूर, अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे वो कोयले की इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे वो आयरन जहां लोहे का काम होता है वहां काम कर रहा हो, चाहे वो खेत में काम कर रहा हो, चाहे वो फार्मिंग कर रहा हो, एग्रीकल्चर में काम कर रहा हो, ठीक है, तो ये कॉटन के कण भी उसके नाक से अंदर जाएंगे, कॉटन के कण भी उसके नाक से अंदर जाएंगे और ये बेटा सीधे कहाँ आएंगे? सीधे फेफड़े में आएंगे, सीधे फेफड़े में आएंगे और उसके फेफड़े को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ये कॉटन के कण या कोयले के कण या आयरन के कण या खेत में किसान काम करता है तो सिलिका के कण जब ये नाक से रेस्पिरेटरी पैसेज से होते हुए लंग में आएंगे तो लंग में प्रॉब्लम काज करते हैं बेटा, लंग में प्रॉब्लम काज करते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज काज करते हैं, ठीक है। तो इसमें लंग में इन्फ्लामेशन भी हो जाती है, लंग में फाइब्रोसिस भी हो जाती है, लंग डैमेज भी हो जाते हैं और इसी को ऑल ऑफ दीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल ऑफ दीज कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस तरीके का बेटा कण उसी तरीके की बीमारी लंग को होती है और इन सारी समस्याओं से हम पीड़ित हो जाते हैं जब हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल या कोई इंडस्ट्रियल पार्टिकल आपके अंदर जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिगार्डिंग टू एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स को लेकर कौन सी बात गलत लिखी गई है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एड्रीनल कॉर्टेक्स को लेकर, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को लेकर पढ़ते हैं। एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बात तो सही लिखी है, लेकिन एपिनेफ्रिन बेटा एड्रीनल मेडुला से निकलता है और मुझसे पूछा क्या गया है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो पहले स्टेटमेंट से हमारा कोई संबंध नहीं है। दूसरी चीज है कार्टिसॉल इज हाइपोग्लाइसीमिक, गलत, कार्टिसॉल हाइपरग्लाइसीमिक है, हाइपरग्लाइसीमिक है और ये प्रोटीन को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है, लिपिड को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है और अगर प्रोटीन या लिपिड को तोड़कर ग्लूकोज बनाया जाए तो उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। कार्टिसॉल इज ग्लूकोकार्टिकॉइड, ये बात सही लिखी है, ये ग्लूकोकार्टिकॉइड होता है। कार्टिसॉल सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये भी सही है, ये बेटा इम्यूनोसप्रेसिव होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, ये भी बात सही लिखी है। मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा गया है गलत कौन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को लेकर कौन सी बात गलत लिखी है, तो बेटा मैं सिर्फ चलूंगा इसके साथ, एड्रीनल कॉर्टेक्स को लेकर सिर्फ यही बात गलत लिखी है। ये तो बात एड्रीनल कॉर्टेक्स की है ही नहीं, ये बात बेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स की नहीं है, ये तो एड्रीनल मेडुला की है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को लेकर सिर्फ बी स्टेटमेंट गलत कह रहा है, तो 196 का हो जाएगा, 196 का हो जाएगा बी, बी का मतलब ओनली 4। 196 में एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद रखना 196 में अगर मैं कहूं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स को लेकर कौन सी बात गलत लिखी है, तो बेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स को लेकर तो यही 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जहां एड्रीनल कॉर्टेक्स की बातें करी गई हैं, जहां एड्रीनल कॉर्टेक्स की बातें करी गई हैं। ऊपर वाले में तो एड्रीनल मेडुला की बात करी गई है, एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन ये सब निकलते हैं आपके एड्रीनल मेडुला से, तो यहाँ हम जाएंगे ओनली बी के साथ, तो 196 में ओनली बी हो जाएगा, ठीक है, ओनली बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर ए गलत है, ए गलत है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से संबंधित नहीं है, लेकिन ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से संबंधित ही नहीं है। पहला वाला
नीचे वाले 3 ऐसे हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से संबंधित है, तो 196 में ओनली बी की तरफ चलेंगे। ठीक, 97 देखो, 197 देखो, व्हाट वुड बी द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन इफ कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज टू 7.2। बेटा कार्डियक आउटपुट ऐसे तो हमारा लगभग 5 लीटर के आसपास होता है। अगर कार्डियक आउटपुट 7.2 लीटर हो गया, 7.2 लीटर हो गया, तो हार्ट की पर्सन की हार्ट बीट क्या होगी? नॉर्मल हार्ट, हाँ याद रखना 7.2 लीटर, बट द हार्ट ऑफ पर्सन बीट नॉर्मली। हार्ट बीट जो है ये बेटा हार्ट बीट नॉर्मल है। हार्ट बीट कितनी है? अभी भी 72 है, लेकिन कार्डियक आउटपुट 7.2 लीटर हो गया है। तो मुझसे पूछा गया स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट अपान हार्ट बीट। मेरे पास कार्डियक आउटपुट कितना है? 7.2 लीटर है, 7.2 लीटर है। अगर इसको ml में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हार्ट बीट कितनी है? 72। तो यहां पर ये हटाओगे, एक जीरो कम हो जाएगा, ठीक है। 72 से 72 कर दीजिए, तो बेटा 100 ml आ जाएगा। जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो 100 ml आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 197 का थर्ड हो जाएगा 100 ml। क्लियर, कार्डियक आउटपुट 100 ml हो जाएगा अगर हमारा, सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम 100 ml हो जाएगा अगर कार्डियक आउटपुट 7.2 लीटर हो गया है। 98 देखो, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग विच फेज द सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाता है किस फेज में? तो बेटा सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है G1 S G2, यस फेज में सेंट्रियोल एनिमल सेल का डुप्लीकेट कर जाता है, ठीक है। साथ साथ में जो डीएनए है इसका डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन भी हो जाता है। तो आंसर 198 का हो जाएगा सेकेंड। 199 नंबर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन को लेकर कौन सी चीजें सही डिस्क्राइब करी गई हैं? पैराइटल बोन, बेटा बोन स्कल में पेयर्ड होती है, बिल्कुल सही बात है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, एथमॉइड, स्फिनॉइड, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और एथमॉइड, स्फिनॉइड। इसके अलावा होती है ऑसिपिटल, इसके अलावा होती है ऑसिपिटल। पैराइटल और टेम्पोरल ये बेटा पेयर्ड होती है, बाद बाकी सारी अनपेयर्ड होती है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, एथमॉइड, स्फिनॉइड, ऑसिपिटल। तो पैराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड होती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, पैराइटल पेयर्ड होती है। फर्स्ट वर्टिब्री को एटलस कहते हैं, ये भी बात सही है। 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स को फ्लोटिंग कहते हैं, गलत बेटा, इनको हम लोग कहते हैं फॉल्स रिब्स कहते हैं। और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो हम जाएंगे बेटा चौथे ऑप्शन के साथ। यही हमारा आंसर हो जाएगा, पहले और दूसरे स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ 1 and 2 करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि द स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन। अगर कोई स्पीसीज एक पर्टिकुलर रीजन में ही रह रही है और कहीं नहीं रह रही है, एक ही जगह रहना चाहती है, क्योंकि उस वातावरण में वो अडॉप्ट हो चुकी है, उस वातावरण में रहने के लायक बन चुकी है, और इतनी लायक बन चुकी है कि वो कहीं और रह ही नहीं सकती है, कोई और कंडीशन में रह ही नहीं सकती है। ऐसी स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती हैं, ऐसी स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। तो बेटा 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। इस तरीके से ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप पढ़ते रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और जो 7 मई को आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।